सब इसके 12 नंबर है आपके 72। इसकी छाया मत पढ़ने दो, ये पढ़ती लिखती नहीं है विद्यार्थी। ये तुम्हारे पास बैठती है, इसका इफेक्ट अपने ऊपर मत पढ़ने देना। तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तेज हो गई, ये वहीं की वहीं है, और राइटिंग भी इसने अपनी बिगाड़ दी। सही है, तो बैठती जरूर, हम ये नहीं कह रहे आपके साथी है बैठो, लेकिन पढ़ने लिखने के मामले में डिस्कस मत करो अच्छे बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए, कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, दैट इज, आप देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, वहाँ से यहाँ आई, आपका एंटायरली गुड पेपर हो गया इस बार। तो आपने पता नहीं कितनी मेहनत की होगी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि इससे यानी क्या, लगभग सही है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड से कंप्लीट कर रहे हैं, अच्छा काम किया है, मेहनत तो करी नहीं, सही है। चलो, क्योंकि हमें एक हफ्ते का पढ़ना है, तो एक हफ्ते का कम होता है, एक हफ्ते का 4 PDF ही तो होता है, 5 PDF। आदमी चाहे तो पढ़ सकता है उसको, कुछ भी कर सकता है, ऐसे ऐसे ही तो बढ़ा जाता है। कोई हमको बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है। जिसको टॉपर बनने की जिसने सोची, तो उसका काम क्या है कि वो 5 PDF पढ़ ले, आधा घंटे सोते रहे, बोल हम लेट आ गए, सुना अच्छे टाइम। 2 तरीके के व्यक्ति, हमेशा 2 रास्ते मिलेंगे, एक पतन की ओर जाएगा, एक उन्नति की ओर। कुछ बच्चे पतन का रास्ता चुनते हैं और कुछ उन्नति का। तो हमको कैसा रास्ता चुनना है, वहीं से थोड़ी दूर जाओगे फिर 2 रास्ते निकलेंगे, फिर 2 रास्ते। तो जो वीकर हैं, जो स्क्रॉन्जर्स हैं, वो जो कामचोर व्यक्ति हैं, वो पतन का रास्ता चुनते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, अगर आगे एक्सेल करना है तो कैसा करना चाहिए, जैसे तुम हर एक चीज़ के नोट्स बना के लाती थी चैप्टर से पहले, ये बड़ी बात सही है। आपके भी पापा मिले थे कलम ना, देखिए, दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है समझिए, दैट इज, पहले थोड़ा सा लिखते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये बताओ कि अगर एक ऑब्जेक्ट उमेश u स्पीड से चल रहा है और उसका मास क्या है m, अगर तुम इस पर फोर्स अप्लाई करो, इस पर फोर्स लगा दो, तो अगर तुम किसी चीज को धक्का दोगे उमेश, तो क्या उसकी स्पीड बढ़ जाएगी? अगर वो u स्पीड से चल रहा है, जैसे तुम्हारी साइकिल में ही कोई पीछे धक्का लगाने लग जाए, दिख भी जाए, तो क्या तुम्हारी साइकिल की स्पीड बढ़ सकती है? तो ऐसे में थोड़े समय बाद ये किस स्पीड से चलने लगेगा? v स्पीड से चलने लगेगा। कैसा चलने लगेगा? v स्पीड से। तो ये फोर्स इज अप्लाइड, और ऐसा कितने समय में होगा? t टाइम, t सेकंड होगा। चलो, सो इफ m मास, अगर m मास है, इनिशियली मूविंग विद u मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियली m मास स्वास्थ्य कैसे मूव करता है? u मीटर पर सेकेंड, एंड फोर्स इज अप्लाइड, तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ जाएगी? देन इट्स स्पीड इंक्रीजेस टू v मीटर पर सेकेंड। u से कितनी हो जाएगी? एंड f फोर्स इज अप्लाइड, देन इट्स स्पीड, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बोलो? तो m, अगर मान लीजिए इट्स स्पीड या इट्स वेलोसिटी, चेंजेस टू v मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम में? इन t टाइम, t सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? अब ये ऐसा लिखेगी तो इसमें इसका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, और ये क्या नोट बनाएंगे? अभी खुद अपने पैर पे कुड़ानी मारता है, ठीक है। इन टी टाइम ऐसा कितना हो जाएगा? अब हम जरा देखें, इसका इनिशियल मोमेंटम वृद्धि बताओ, पी आई बताइए। पी आई, इट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, वो कितना होगा? मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो दैट इज इनिशियल
वेलोसिटी, तो पी आई कितना हो जाएगा एम यू, सही है। और बोलो पी एफ कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम दैट इज पी एफ, इट इज एम वी, सही है, प्रोडक्ट है ना। अब अगली चीज देखो, चेंज इन मोमेंटम अनिकेत क्या होगा बोलो। दैट इज, इसको लिखेंगे फाइनल मोमेंटम और माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी को चेंज करेंगे, इसे इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे डेल्टा पी, तो डेल्टा पी को क्या कहेंगे पी एफ और माइनस पी आई, डेल्टा पी हो गया। अच्छा ये बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कहेंगे डेल्टा पी बाई टी, क्या कहेंगे डेल्टा पी किसे कहोगी पी फाइनल और माइनस पी बाई टी। न्यूटन ने बताया। अच्छा ये बताओ स्वासिका, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो क्या ज्यादा वेलोसिटी बदलेगी? खूब कोई एक गामा पहलवान ही आ जाए का दे दे स्कूटी और एक हल्का फुल्का वीक व्यक्ति हो तो उतना नहीं बढ़ा पाएगा ना। तो फोर्स अगर ज्यादा लगाओगे तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा। अब फोर्स तुमने कम लगा दिया आशना तो क्या होगा कम होगा। इतनी बात तुम समझ गए ना आशीष कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, ज़्यादा समय तक फोर्स लगाएंगे तो स्पीड में ज़्यादा चेंज होगा और मोमेंटम में भी ज़्यादा। ये बात इन्होंने बताई कि देखो इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज मोर, इसका मतलब है कि फोर्स भी ज़्यादा लगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर डेल्टा पी बाई टी ज़्यादा चाहिए तो तुम्हें क्या ज़्यादा लगाना पड़ेगा फोर्स। ये दोनों इक्वल नहीं है। अभी कुछ लोगों ने बोला इक्वल है, इक्वल वो बाद में करेंगे, अभी वो प्रोपोर्शनल बोले। क्या बोले सेकंड लॉ में बोले, सेकंड लॉ में क्या बोला उन्होंने, दैट इज फोर्स किसके इक्वल है, पढ़ो जरा सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। अब यहां से क्या लिखो, एज पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन रेट of change of momentum, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। कहने का मतलब यहां ध्यान दीजिए, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, डेल्टा पी बाई टी। यानी ये ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा लगाना पड़ेगा। बोलो समझ में आया भी ना हो, ये ज़्यादा चाहिए तो तगड़े व्यक्ति को बुला कर लाइए, लगाएगा तो होगा। ये बहुत पावरफुल इंजन लगाओ अपनी स्कूटी या बुलेट में, अपने आप इस बुलेट भागेगी। तो ज़्यादा मोमेंटम में चेंज चाहिए, चाहते हो 4 ही सेकंड में बुलेट भाग जाए तो ज़्यादा इंजन लगाओ, 125 सीसी 225 सीसी का लगाओ। अब आगे की बात है, और क्या कहा गया है, is proportional to applied and balanced force। applied कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा, unbalanced फोर्स। और किधर लगाना पड़ेगा, उधर ही लगाना पड़ेगा जिधर चीज भाग रही है। उल्टा काम करोगे तो बल्कि और घट ही जाएगा मोमेंट। तुमको ज्यादा मोमेंटम चाहिए ना, चेंज ज्यादा चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ज्यादा चेंज चाहिए तो तुम्हें किधर की ओर फोर्स लगाना पड़ेगा, जिधर चीज जा रही है। इन द डायरेक्शन ऑफ, कहाँ करना पड़ेगा, टू अप्लाई अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो फिर से समझो, इसका मतलब समझाते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, न्यूटन ने क्या कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोला उन्होंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी डेल्टा पी बाई टी किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स के प्रोपोर्शनल है। और ये किस डायरेक्शन में होगा,
इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर तुम फोर्स लगाओगे उधर ही चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अपोजिट तो नहीं होगा ना, तुम फोर्स इधर लगा रहे हो तो मोमेंटम भी इधर ही चेंज होगा। एक बार सुनो फिर बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied force in the direction of applied force. Repeat करो। Rate of change of momentum of the object is proportional to applied unbalanced force in the direction of applied force। समझे इस चीज को? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित असंतुलित बल की दिशा में होती है और वह उधर की ही तरफ होती है जिधर बल लगाया गया हो। जिधर फोर्स लगाया है तो संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये किसके अनुक्रमानुपाती है, किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल। कहने का क्या मतलब है कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगाओ तो बढ़ेगा। फिर से समझो एक बार अनिकेत, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ज़्यादा मोमेंटम में चेंज चाहते हो तो तुम गोल गेंद मत फेंको, गोली से गेंद को मारो, हो जाएगी। सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। इतना पहले बोलो। The rate of change of momentum of object is directly proportional to the force Applied unbalanced force and it takes place in the direction of applied। अगर तुम ऐसा लिखना चाहो, पिछली बुक तक ये हुआ करता था, ये ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देते थे, एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम में चेंज किधर होगा? जिधर फोर्स लगाओगे उधर हो जाएगा। सही है। एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखो प्रभात, अगर कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनल होती है, जैसे तुमने छोटे क्लास में ये पढ़ा था कि दिस इज, अगर 3:5 है तो तुम 3x और 5x ले लेते हो कि नहीं? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हो कि नहीं? रेशो दिया रहता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोपोर्शन यानी रेशो दिया है, इसको प्रोपोर्शन या रेशो कहते हैं। तो इसको क्या लिख लिया जाएगा? दैट इज F इज इक्वल्स टू एक K ले लिया जाएगा, जिसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दो चीज़ें प्रोपोर्शनल है। मैं कहूँ कि जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ी तो वैसे वैसे मेरा मास बढ़ा। सही है। अब मेरी हाइट जब 1 मीटर थी तो जो मेरा मास था वो मेरी हाइट का 40 टाइम्स था, तो 40 हो जाएगी। ऐसे मल्टीप्लाई करके तो आ जाएगा कि नहीं? मास भी 1 ही किलो तो नहीं होगा, लेकिन इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में एक रिलेशन तो स्थापित कर ही सकते हो। तो दो चीज़ें प्रोपोर्शनल है तो उन्होंने उसके लिए क्या किया बोलो? एक्स्ट्रा के लिए K लगा दिया, जहाँ K क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K यहाँ क्या है बताइए? प्रोपोर्शनलिटी। दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन अब उनको आपस में रिलेट करना चाहते हो तो जितना कम ज़्यादा बढ़ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करके दूसरे में डाल दो। इसको क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर भी तुम्हें बताया, x से मल्टीप्लाई होता है कि नहीं? तो इट इज K। कितनी बात समझ आ गई? जहाँ K क्या है? K इसलिए क्योंकि कभी हाइट और मास दो जो चीज़ें हैं वो सेम नहीं हो सकती हैं। अभी न्यूटन, चूँकि ये फार्मूला न्यूटन ने ही डिराइव किया था तो इन्होंने फिर K को 1 मान लिया। K की जगह फिर बाद में क्या वैल्यू पुट की? 1 अपने तरफ से पुट कर दिया। बोला कोई और किसी और तरह से डिफाइन करना चाहे तो K को 2 भी रख दे, लेकिन उसके बाद किसी साइंटिस्ट ने कुछ सोचा नहीं, कुछ माना नहीं, तब से 1 ही चल रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है उसी को हम फोर्स कह देते हैं। कोई और साइंटिस्ट ने बोला जो न्यूटन करके गए थे। जैसे आप 2 यूनिट बनाते हो, कोई कहते कि देखो ये 1 किलो है, तो फिर अगर अनिकेत आ जाए वो 2 बुक उठा कर कहते नहीं अब 1 किलो हुआ, ये कहने नहीं 3 बुक को 1 किलो माना जाए। तो वो उन्होंने बोला कि 1 किलो से कोई लेना देना नहीं होता, फोर्स एक सिंबल है कि कितना फोर्स लग रहा है। तो हम अपनी मर्जी से यूनिट डिसाइड करें। हमने कहा टिक 1 सेकंड हो गया, साची कहेंगे नो टिक टिक अब 1 सेकंड हुआ, अनिकेत कहेंगे टिक 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 अब 1 सेकंड हुआ। यूनिट्स हैं, यूनिट्स तो हम आप डिसाइड करेंगे। हम लोग मनुष्य हैं, अपने यूज़ के लिए यूनिट रखी। बोलो बात समझ आएगी नहीं? K इज़ इमैटीरियल, K की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा दूसरा साइंटिस्ट 2 भी रख सकता है, लेकिन किसी ने कहा नहीं न्यूटन को आकर दो 1 रखेगा 1 की
जो वो उन्होंने बोला है वही रखो। बोलो बात समझ में आ गई? तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था, उन्होंने उसको न्यूटन ने कितना मान लिया? तो ये यहाँ पर क्या है बताइए, यही फार्मूला है। इस चीज को क्या कहते हैं? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू। इसे कैसा पढ़ा जाएगा? इज प्रोपोर्शनल टू। किसके प्रोपोर्शनल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम से डिवाइड कर देते हो तो क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बोलो बात सही है? हियर यहाँ के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। तो न्यूटन ने के को क्या पुट कर दिया? पुट के इक्वल्स टू 1 डाल दीजिए के को 1 तो क्या हो जाएगा? 1 और डेल्टा पी बाई टी। तो फिर अब कितना हो जाएगा? डेल्टा पी बाई टी। डेल्टा पी को क्या लिखेंगे आशना? डेल्टा पी को क्या लिखोगी सोनाक्षी? चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहोगी? अनिकेत आप बताइए। पी एफ माइनस पी। सही है? तो क्या लिखेंगे? पी एफ माइनस पी डिवाइडेड बाई टी। पी एफ को हमने क्या लिखेंगे? आप बताइए क्या लिखेंगे? बोलो। एम वी। फाइनल मोमेंटम को क्या लिखेंगे? एम वी। और इनिशियल को क्या लिखोगे? एम यू और अपॉन टी। सही? तो एफ क्या हो गया? एम को कॉमन लो, वी माइनस यू बाई टी। तो दैट इज एम ए। वी माइनस यू बाई टी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये क्या चीज हो गया? इसको कहेंगे इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये कौन सी फॉर्म है? मैथमेटिकल फॉर्म। अब इसी फार्मूले का आगे इस चैप्टर में यूज करेंगे। फिजिक्स में आजकल जितने भी फार्मूले आए हैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो एमएससी में भी पढ़ रहे हो या जो छोटी क्लास में, उन सब में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा फार्मूला है? दैट इज फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। और इस फार्मूले को क्या कहेंगे? दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र है। मैथमेटिकल फॉर्म कैसा सूत्र है? चलो लिखो। इट इज मैथमेटिकल फॉर्म। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फॉर्मुलेशन लिखने की बात है। सेकंड लॉ ऑफ फॉर्मूला ही तो है। ऐसे तो फिर एफ डेल्टा पी अपॉन टी के प्रोपोर्शनल रहेगी क्योंकि आपने तो उसको मतलब इक्वल कर दिया। जैसे कोई दो चीज़ प्रोपोर्शनल होती है, मैं ये कहूँ कि मेरा एक ये रेक्टेंगल, ये 2 है और ये 4 है, इसका डबल है, और आप इसकी शेडो बढ़ाते चले जाओ लाइट के ऊपर, तो क्या ये यही चीज़ बड़ी होती चली जाएगी? तो वो कहेंगे कि ये और इसकी जो छाया बनी है इस पूरे रेक्टेंगल की, वो छाया इसकी दुगनी है। तो ये 4 है तो इसका डबल करो, कितना हो गया बोलो? 8। और ये कितना हो गया? 4, तो डबल कर दिया। तो इसका मतलब है इसकी छाया इसके प्रोपोर्शनल है। तो वो कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल आपकी मर्जी से। तो उन्होंने बोला कि प्रोपोर्शनल तो है, और उससे पहले किसी ने फोर्स डिफाइन ही नहीं किया था। उन्होंने कहा चलो जो चीज़ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वही फोर्स है। फोर्स तो उन्होंने लेना था। बोले कितनी वैल्यू आई? तो पता चला इसको जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो किसी ने बताया सर ये जो आपने वैल्यू निकाली ये देखो, एम से निकालो जरा। कोई वैल्यू निकाली, किसी पे एक्सीलरेशन था 2 kg की चीज़ और 2 का एक्सीलरेशन। kg का मतलब समझते हो? m का क्या मतलब होता है? kg। और बोलो a का क्या होता है? मीटर। तो किसी ने कहा सर 4 आया है, इसकी वैल्यू 4 आई है। बोले 4 आई है, 4 ही हम मान लेते हैं, चलो फोर्स भी 4 ही है, हमको तो एक वैल्यू देनी है। बोले जाओ यही 4 न्यूटन है, मेरे नाम से जाना है, न्यूटन बोलता है। तो जो आया रेट ऑफ चेंज आओ, बोले जाओ यही फोर्स। तुम्हें एक नंबर ही तो चाहिए, क्योंकि तुमको नंबर चाहिए चीज़ों को कंपेयर करने के लिए।
तो तुम अगर कोई ये कह नहीं हमें 4 तो छोटा फोर्स लगता है, इसका डबल करो 8 हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? आपको हर चीज़ के लिए नंबर चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ 1 साल में जितना बढ़ोगे उसको मैं हाफ ईयर मानूंगा, तो भी नंबर ही है। इस समय 14 की जगह आप 7 साल के होते हैं, उससे क्या किसी को फ़र्क पड़ जाता? फ़र्क पड़ जाता? उतना ही आप जीते जो 60 साल की जगह 30 साल जीत जाते। लेकिन 1 साल को मैं हाफ साल मानूँ तो क्या किसी को उससे फ़र्क पड़ेगा? नंबर देना था उन्होंने, बस कोई भी चीज़ बदली नहीं। समझ में आ रही बात की नहीं? बोलो, चलो आगे की बात करो। नाउ ये मुझे बताओ कि फोर्स की यूनिट क्या है? आप बोलो, आप बताओ, आप समझदार। और केजी ध्यान दिया करो प्रियांशु, सही है। चलो तो फोर्स की यूनिट क्या हो, ये तो तुम्हें फोर्स का समझ में आ गया। चलिए यूनिट ऑफ फोर्स देखो, यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गई? इट इज इक्वल्स टू यूनिट ऑफ मास, और इनटू क्या लिखोगे बोलो? यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि F क्या होता है? ma, तो यूनिट ऑफ F इज यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ a। मास की यूनिट क्या है बोलो? kg, और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसलिए यूनिट ऑफ F क्या हो गई? यूनिट ऑफ F इस kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को दूसरा क्या कहा? न्यूटन। कोई और कहना चाहे तो न्यूटन भी लिख सकता है, इसके 3 नाम हैं। अगर तुम्हारी वैल्यू 2 मास 2 kg का है और फोर्स कितना लग रहा है चेक करो, 2 न्यूटन ये है, अब इस पर इसका कुछ मास होगा, सही है, मतलब इसमें कुछ फोर्स लग रहा है। 2 kg की चीज है और ये एक्सिलरेट कर रही है, एक्सिलरेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रही है। फोर्स लग रहा होगा तभी तो बढ़ती चली जा रही है इसकी। तो इसमें फोर्स की क्या वैल्यू होगी? जिसकी मर्जी करें, 2 kg इंटू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता है, और या इसको कुछ कोई कहना चाहे तो 6 न्यूटन भी लिख सकता है, या कोई क्या कह सकता है 6 न्यूटन। ये लेटर कैपिटल नहीं लिखना, क्योंकि फिर आप कैपिटल में लिख कर रखोगे तो साइंटिस्ट का नाम आपने लिख दिया पूरा पूरा, अब वो आप पेपर अगले साल रद्दी में भेज दोगे तो साइंटिस्ट का अपमान होता है। इसलिए अगर आप पूरा नाम लिखते हो तो पहला लेटर हमेशा छोटा लिखा है। वैसे एन लिखोगे तब कैपिटल, अब पूरा लिखोगे तो एन छोटा है, सही है। अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, स्वास्तिका बताने जा रही हैं कि व्हाट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को डिफाइन करें। हाँ सॉरी, थोड़ा तेज बोलो, बताओ। हाँ बोलो। फोर्स, इन्होंने देखो फोर्स की भी डेफिनेशन बता दी। अब ये बहुत अच्छी बात है, ये एक्स्ट्रा हमेशा बताती है। इसके साथ थाली के साथ एक आइसक्रीम फ्री। नाउ अब हम देखेंगे कि 1 न्यूटन क्या होता है, इसको डिफाइन करो। चेक करो, F क्या होता है? अनिकेत, मास इनटू एक्सीलरेशन। यदि m भी 1 हो जाए और उस पर एक्सीलरेशन भी कितना हो जाए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो F की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसे 1 न्यूटन भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है इफ यूनिट मास is accelerated by unity, यूनिट मास है और एक्सीलरेशन भी कितने का है? 1 का, then it is said that the force acting on it is 1 न्यूटन। अगर 1 किलो के मास को अगर ऐसे चलाओ, ऐसा फोर्स लगाओ कि हर सेकंड इसकी स्पीड कितनी बढ़ती चली जाए? 1 मीटर पर सेकंड हर सेकंड बढ़े। एक्सीलरेशन 1 का है कि नहीं? तो
ऐसे में कहा जाएगा उस पर लगाया जाने वाला फोर्स कितना है, 1 न्यूटन। ये भी 1 कर दिया, ये भी तो क्या 1 नहीं हो जाएगा। फिर से सुनो स्वास्तिका, फिर बोलना, ठीक है। इफ यूनिट मास, कितना मास बोलो, जब तुम्हारा इसे 1 करना चाहती है तो दोनों को 1 1 कर दो, और 1 × 1 हो गया, क्या 1 नहीं हो जाएगा। तो क्या बोलोगी, बोलो इफ यूनिट मास इज एक्सिलरेटेड बाय यूनिटी, ये 1 1 से हो रहा है तो इन्हीं के प्रोडक्ट को हम 1 न्यूटन कहें। देन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज यूनिटी, तो इस पर लगने वाला बल भी यूनिटी यानी 1 न्यूटन होगा। समझ में आया? फिर से समझो, आशना क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से देखो, इफ 1 kg मास इज एक्सिलरेटेड बाय 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, देन तो क्या कहा जाएगा, देन फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ, यहां से देखो 2 kg मास, 2 kg का जो ट्रॉय है इनिशियली मूव कर रहा है विद 3 मीटर/सेकंड, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, इस पे फोर्स लगाया गया, तो क्या हुआ, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स स्पीड, जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी चेंजेस टू, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 6 मीटर/सेकंड। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें पता करनी है। फाइंड, आपको पता करना है, एक्सीलरेशन पता करना है, पीआई पता करना है, पीएफ पता करना है, डेल्टा पीआई पता करना है, और डेल्टा pI/T पता करना है, और एफ पता करना है। समझो इस चीज को, ये सारी चीजें पता होंगी, ठीक है। तो दोस्तों एक एक करके आप बताइए, पीआई कितना है, अच्छा बताया, दिमाग लगा। चल, तो सबसे पहले इसका आंसर देखो, और कौस्तों पर जरा थोड़ा ध्यान रखें। पीआई कितना है बोलो, 6 kg मीटर। हर चीज इन्हें मालूम, दैट इज MU 2 kg और 3 मीटर/सेकंड, तो कितना हो गया। चलो दिग्विजय पीएफ बताओ, सही है। MU तो MV फाइनल है तो V लिखो, दैट इज इक्वल्स टू 2 kg और क्या है 6 मीटर/सेकंड, तो 12 kg मीटर/सेकंड। रिद्धि डेल्टा पीआई बताइए, डेल्टा पी की वैल्यू, चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम, बोलो। तो बहुत तेज लिखी, हमें मालूम नहीं तो बता पाओ, यही तब भी काफी पास आई, सो क्लोज। इन्होंने क्या किया, पीएफ माइनस पीआई कर दिया होगा, सब्ट्रैक्शन बहुत गलती हुई है ना। देखें, इट इज 12 kg मीटर/सेकंड और माइनस, इसमें से इन्होंने देखो रिद्धि ने ये माइनस कर दिया, पीएफ माइनस मीटर/सेकंड, 6 kg, सही है। एक काम सोनाक्षी बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम लो अपने हिसाब से, बताना नहीं कोई। रोहित कितना, करेक्ट, बहुत अच्छा, आप भी बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताओ, 2 kg मीटर/सेकंड।
बोलो नवदीप। डेल्टा पी बाई टी बोलो। 6। करेक्ट, बहुत अच्छा किया है, ये भी बड़ी बात है, ये समझो तब भी काफी अच्छा बताया। नहीं तो और कोई होता कहेगा लुई 16 फ्रांस का राजा था। समझ पा रहे हैं, इसका मतलब फिजिक्स में ही है। ये डेल्टा पी की वैल्यू लिख दी, अब टी लिखो। टी कितना है? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड लिखो, सेकंड वहां चला जाएगा तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? नवदीप वाज सो क्लोज। ऐसे रिद्धि भी क्लोज ही है, क्योंकि ये लोग इस समय फिजिक्स में ही है। सही है, तो कितना हो गया बोलो? 2 न्यूटन। अनिकेत एक्सीलरेशन बताओ, ये भी पूछा गया। v माइनस यू बाई टी, वो बताओ। आप इसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही तो फोर्स होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर, वैल्यू प्लेस करो सर 6 मीटर पर सेकंड, हाँ। माइनस 3 मीटर पर सेकंड, माइनस 3 मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाई 3 सेकंड। वैल्यू 3, तो कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाई 3 सेकंड। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा माइनस में, और कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और चीज बताओ, एफ भी पूछी गई है, तो एफ क्या होता है? एम से कर लो, ठीक है, जो चाहे एम से कर ले, वरना लोग चाहे इसी को भी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही तो फोर्स कहा जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों से वही आंसर आएगा। चल इसको जरा वैल्यू प्लेस करो श्रेया, एम की वैल्यू डालो 2 kg, ए डालो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या उससे भी वही आएगा जो यहाँ आया? क्योंकि 2 फार्मूले ये भी लगाया जा सकता है, ये भी तो एफ ही है। तो ये कितना आ गया बोलो? 2 न्यूटन। सही है। अब देखो कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है, एक तो यही क्वेश्चन है जो अभी कराया है, और दूसरा क्वेश्चन देखो, डिफाइन 1 न्यूटन। 3 अलग अलग चीजें पूछी गई हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव, और डिराइव क्या करना है? डिराइव मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल्स टू ma। क्या डिराइव करना है? F इज इक्वल्स टू ma फ्रॉम सेकंड। जैसा हमने एक्सप्लेन किया था वैसे ही करना पड़ेगा। फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, डिफाइन 1 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता दे रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मत लिखना है। पहले ये लिख देना कि एक मास, ऐसा दिखाना u, और यहाँ क्या दिखा दो? v, और इसमें लिख दो a, और यहाँ लिख दो t सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उस पर लगने वाला फोर्स क्या लिखोगे? कितना दिखा दोगे? अब लिखो pi कितना है? p स्मॉल रहेगा, pi बोलो mu, pf बोलो जरा, डेल्टा p बोलो, pf माइनस दैट इज mv और माइनस mu। सही है। अब डिवाइडिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो बोलो? बाई t, दैट इज mv माइनस mu बाई t। तो डेल्टा p बाई t कितना हो जाएगा? v माइनस u बाई, ये तो हो गया कि नहीं? ये बात समझ में बिल्कुल आसान है। अब अगले स्टेप में क्या लिखो? f इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p बाई t। ऐसा क्यों लिखोगे? बाई इस नियम से, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ही करना। अब इसके बाद क्या लिखोगे बोलो? k स्मॉल रहेगा, डेल्टा p बाई t, जहाँ k की वैल्यू क्या रख दोगे बोलो?
पुट P इज इक्वल टू 1 तो F कितना हो जाएगा डेल्टा P बाई टी। डेल्टा P बाई टी की जगह क्या रखने वाले हो आप? समझ में आई सोनाक्षी? बिल्कुल वही चीज आसान है। तो क्या रख दोगी 3 माइनस यू बाई टी। तो क्या हो जाएगा M A। इट इज मैथमेटिकल फॉर्म। सही है? बोलो आशना। ऐसा करना सर आपने क्वेश्चन में लिखा है ना डेल्टा पी आई, ये गलत लिखा है नहीं, सिर्फ डेल्टा पी होता है। चलो डिराइव में यही करना है बस, पूरा नहीं करना कभी, इतना ही करो बस। तुम पूरे के चक्कर में पड़ जाते हो। पूरे में फिर लिखोगे लेट एम मास इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, है ना? वो कुछ तेज बच्चे करें, अभी जब तक हम लोग अभी एवरेज की तरह करें। सही? ये आरिश करेगा वैसे, ये पूरा देखता है। चलो अगर 1 kg मास 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा हो तो उस पर लगने वाला अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन होगा। चलो स्टेट भी करें और प्रूफ भी करें।
और इसको पेज रख देना और एक सर बोलो ये 3 नंबर का है पहला सवाल, 3 या 4 का भी आता है कई बार, 4 मार्क्स है। जाते समय पेपर देके जाना है आपको संडे और ये वर्ड लिखना ही है, फिर उसमें के डालना। ये चीज तुमको लिखनी है, ये F इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P बाई T, फिर ये हटा के यहाँ के लगा के और के को बंद कर दो, इसकी जगह इज इक्वल टू लगा के यहाँ के लगा, फिर तुम्हारा सब सही है और सबकी वैल्यू डाल दो, है ना।
ये तो समझ गए ना, इसको प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। इसकी जगह इज इक्वल टू यहाँ के लगा देना, अब के को 1 रख दो। वो भी ठीक से करो, इस बार हल्का पेपर दिया चाहिए। चलो अब क्वेश्चन, हाँ इसको करो। हाँ चलो, जब तक ये लोग कर रहे हैं अनुष्का, तुम ये क्वेश्चन करो अपनी कॉपी में। प्रूव फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपकी बुक में 8.5 इक्वेशन चेक करो, बुक की हेल्प ले सकती हो, ध्यान दो। ये देखो पेज नंबर 93, बोलो। ये सब करेंगे। चलो ये करो। चलो करो, कहाँ दिक्कत हो रही बताओ। ये तो सब आसान आसान है। मास इनटू वेलोसिटी कर दो, आ जाता है मोमेंट का। चलो चलो हो गया। अब पेज 93 देखो, ये वाला ठीक है। बाकी लोग 2 मिनट में जमा करो। अब ध्यान दीजिए, अन्वी, अनुष्का और किसका हो गया, प्रभात। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एम ए, ये कहता है हमें सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ निकालना है, ठीक है? तो ये चीज किस वजह से हुई? ऑन बिहाफ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ
मोशन। तो दिस इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा देखो, इसे क्या लिख सकते हो, m और a की जगह क्या लिख सकते हो, v माइनस। अच्छा यहाँ तक समझाएगा। मान लो अगर कोई भी फोर्स ना अप्लाई किया जाए, नो फोर्स इज अप्लाइड, तो क्या जो चीज़ जिस स्पीड से चलती रहेगी उसी डायरेक्शन में, यही है ना फर्स्ट लॉ। तो हमने मान लिया कि माना नवदीप कोई फोर्स अप्लाई ही नहीं किया गया। क्या मान लो, इफ कुछ भी फोर्स नहीं लगाया, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, इफ नो फोर्स इज अप्लाइड। इसका क्या मतलब है अनुष्का? इसका मतलब है कि एफ को क्या पुट कर दो, ये तो फोर्स ही नहीं अप्लाई किया तो क्या पुट कर दो, तो 0 पुट करो तो इधर क्या हो गया बताओ, v माइनस यू बाई टी। अच्छा t उधर ले जाओ, जो चीज डिवीजन में वो कहाँ चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन। तो 0 इंटू टी, और यहाँ क्या हो जाएगा, v माइनस यू हो गया। 0 इंटू टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल्स टू m और v माइनस यू। अब m से भी डिवाइड कर दो, तो 0 बाई m, इट इज v माइनस यू बाई m। ओके, 0 बाई m क्या होता है, फिर से 0, तो v माइनस यू। u को यहाँ ले आओ, तो इससे क्या पता चल रहा है, क्या फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के इक्वल रही। जब कोई फोर्स ही नहीं लगाओगे तो जो चीज़ जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से उसी दिशा में चलती रहेगी। क्या यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं? तो जब आपको तुमने 0 किया तो क्या हो गया, ठीक है उमेश। चलो, दैट मीन्स यही बुक में भी किया है कि देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और ये क्या आ गया, दिस कम्स एज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब है इफ नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, तो क्या होगा, देन ऑब्जेक्ट maintains its object which is at rest will remain at rest। अगर u 0 है तो 0 b भी 0 हो जाएगा। अभी फिर से बता देंगे बराबर, ठीक है। अब if it is moving then it keep on moving with uniform motion in same direction। Object if at rest will remain at rest and if moving then keep on moving with uniform motion in same direction। Now चलो एग्जाम्पल 8.1 देखो। 8.1 क्या कहता है, ए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। 5 kg की चीज है और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितने सेकंड के लिए लग रहा है, 5 kg। टाइम कितना है, 2 सेकेंड। मास कितना है, 5 kg, सही है। इसकी इनिशियल स्पीड उमेश क्या है, यश आप बताओ, इनिशियल स्पीड क्या है, यश आप भी बोलना, यश क्या नाम है, अंश बोलो। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है, बोलो। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। और फिर फाइनल कितनी हो जाती है,
7 मीटर पर सेकंड। सही है। तो u कितनी बोलो 3 मीटर पर सेकंड, v कितनी है 7 मीटर पर सेकंड। ओके चलो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। इतनी सारी चीजें दी गई, तो हमको क्या पता करना है, फोर्स पता करना है, कितना फोर्स लगा है, पता क्या करना है। चलो दिव्या बताओ कैसे निकालें। ये 4 चीजें दी है, एफ निकालना बोलो। एफ इज इक्वल्स टू, इन्होंने कहा मास इनटू एक्सीलरेशन। एक ही जगह क्या रखोगे, बोलो बोलो। सही, दैट इज v माइनस, अब एक बार एक काम और कर दो बस, सबकी वैल्यू दैट इज 2 सेकेंड। सही है, सारी वैल्यू डाल दी, जो जो दिया था सब डाल दिया इसी में। ये तो तुमको फार्मूला पता ही है, बस इसमें वैल्यू डाल दी सारी। तो कितना आ गया 5 इंटू 4/2, तो कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। फोर्स कितना हो जाएगा, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स है। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है कौस्ता। अगर मान लो उस बच्चे ने 2 सेकंड की जगह इस पर 5 सेकंड फोर्स लगाया, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी। आगे सवाल अगली लास्ट लाइन पढ़ो। इफ उसने 2 सेकंड लगाया तो इतनी बढ़ा दी, बोलो 5 सेकंड लगाया होता तो कितनी बढ़ा देता। फोर्स वो वही लगा रहा, क्योंकि बच्चा तो एक ही जैसा फोर्स लगाएगा ना, वो जितनी अपनी पूरी शक्ति है लगा रहा है। सही है। अब जरा देखो, ये मुझे बताओ, इफ सेम फोर्स इज अप्लाइड, कितनी देर के लिए, और कितने सेकंड के लिए 5 सेकंड। फिर से यही फार्मूला लगाओ, तो बोलो अब टाइम क्या हो गया 5 सेकंड। अब फोर्स कितना हो गया कौस्तुभ, बोलो। इतना झुक के बैठे हो, स्पाइन काम ही नहीं करेगी, रिस्पॉन्डिंग टाइम 0 हो गया। वो स्पाइन उसी में ही है ना, स्पाइन में जो ऐसे बैठा होगा धनुष की तरह, बोले क्या पूछे सर है वो एक तुरंत। हाँ, स्पाइन से सब कुछ है। स्पाइन अगर इरेक्ट है तो वो 60 साल का बूढ़ा भी 20 का जवान, और जिसकी ऐसी झुकी है वो 20 का जवान भी 60 का बूढ़ा। वो बता ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा हो क्या रहा, क्योंकि वहीं से ब्रेन में सारे नर्व्स जा रहे हैं। कैसे बताएगा, बोलो सर। ये करेक्ट बता दी, यहाँ से तुरंत देखे 10 न्यूटन का। ये होती है स्पाइन, ये जवानी है, तुरंत देख रहे हो। इट इज क्विक विटेडनेस एंड ह्यूमर, यानी कि इसमें कूट कूट कर भरा हुआ है ना। देखा आपने, यहाँ से देखा 10 न्यूटन, 10 मिनट से यही बोल रहा है कि जो बच्चे का फोर्स लगा है वो निकल गया, तुरंत बताया कि नहीं आपने। चलो दैट इज 10 न्यूटन। यहाँ तक तुम्हें समझ में आया। यू कितना है सर, यू है इसका सर 3 मीटर, बहुत अच्छा, 3 मीटर पर सेकेंड। और वी कितना है 7 मीटर पर सेकंड। यही देखो, उन्होंने बोला यही तो निकालना। हर चीज आप हर चीज अनिकेत से सीखो, इनको लेस खिलाओ, ये सब बताते हैं। बहुत बड़ी बात है, इतनी बात। तो अगर तेज व्यक्ति के पास जाना है तो आप किस तरीके से पहुंचो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षण तिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अगर आप तत्वदर्शी से ज्ञान पाना चाहते हो तो इनके प्रणिपात करो, दंडवत समर्पण करो और इनकी सेवा करो, ये ज्ञान दे दे। इतनी बात समझ आ गई। अभी आपको बताया, एफ समझ में आया। एफ कितना है 10, वी निकालना है, ज़्यादा देर फोर्स लगाओगे। फार्मूला फिर से लगाओ, तो बोलो एफ क्या है, एम ए, अगेन अप्लाइंग फार्मूला। सही है। एफ का फार्मूला क्या होता है, एम, अभी दिव्या ने क्या बताया, बी माइनस यू बाई टी। अब इसी में दिव्या वैल्यू प्लेस करो। श्रेया वैल्यू प्लेस करो। सर 10 हाँ, was 5 kg. 5 kg। सर वैल्यू तो दी हुई है ऐसे बहुत अच्छा। वी 3 by
अब तू बता नहीं, जबकि 5 सेकंड के लिए इस बार लगाया गया है। 5 सेकंड। वो चीज बदल गई, केस बदल गया। ये क्या केस था बोलो? केस 1। और ये क्या था? केस 2। इन्होंने लेजी नहीं खिलाया तो क्या बता पाए? लेज खिलाना पड़ता बताने, सही कि नहीं? इसलिए ये कितना हो गया? 5 से कट गया 5, तो 10 किसके इक्वल आया? v माइनस 3 को इधर ले आओ तो 13 इज इक्वल्स टू v। So if force is applied for 5 seconds, then final velocity will be equal to 13 meter per second. रोहित रिपीट करो। बोलो, अगर मान लो 4 आदमी होंगे तो ज़्यादा ताकत, बोलो कुछ ऐसे कुछ भी बोलो। हाँ रिपीट करो। हाँ 13 मीटर पर। देखो इससे पता चलता है कि हाँ वही चीज़ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब ये सवाल में कभी थे ही नहीं, ये वही नहीं बता पाए जो जिसके लिए किया जाए। इसका मतलब ये कभी भी नहीं थे सवाल, वो ये देख रहे थे पानी पीने कौन कौन, बहुत बुरी हालत है बता रहा हूँ। तो चीज़ों का ठीक है, अब इनसे रिपीट करवाते हैं। बोलो नवदीप। देखो कितनी बुरी हालत है। सोनाक्षी आप रिपीट करो। 13 मीटर पर सेकंड, सही। सो इफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड, देन फाइनल वेलोसिटी, ये सब हिंदी मीडियम वाले लोग हैं। यदि कितना 10 न्यूटन का बल 5 सेकंड्स के लिए आरोपित किया गया हो तो इसका अंतिम वेग 13 मीटर पर सेकंड होगा। हिंदी में पूछो, फट से बता, इंग्लिश में नहीं निकलती, कठिन चीज। तो हाँ, देन फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 13 मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ आ गई? अगला सवाल देखो 8.2। चलिए 8.2 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए एग्जाम्पल 8.2। would require a greater force। एक 2 kg का मास है और वो किससे एक्सीलरेट कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी नहीं है, समझ में? यानी हर सेकंड इतनी स्पीड बढ़ती जा रही है। और दूसरा क्या है? 4 kg का मास है और इसका एक्सीलरेशन क्या है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों का एक्सीलरेशन। तो पहले वाले केस में निकालो, F1 इज इक्वल्स टू M1 K1 और ये क्या है? F2 इज इक्वल्स टू, तो सारी वैल्यू रखो, 2 इंटू 5 तो 10 न्यूटन, यहाँ भी रखो 8 न्यूटन। तो पूछा जा रहा है किस केस में नवदीप मोर फोर्स इज अप्लाइड? केस 1, दैट इज, तो ये देखिए विच रिक्वायर मोर फोर्स। केस 1, दैट इज केस 1 विल रिक्वायर मोर फोर्स। विल रिक्वायर अगला सवाल देखें, एग्जाम्पल 8.3। 8.3 क्या कह रहा है? मोटर कार किस स्पीड से मूव कर रही है? देखिए, मोटर कार इज मूविंग with a velocity 108 km per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। देखो
मोटर कार पहले किस स्पीड से मूव कर रही थी? 108 किलोमीटर पर, और इस पर ब्रेक लगा दिया तो क्या हुआ? कितनी देर बाद ये रुक जाएगी? ब्रेक का मतलब एक तरीके का अपोजिट फोर्स होता है, जैसे फ्रिक्शन है उसी तरीके से ब्रेक भी होता है। ब्रेक भी तो फ्रिक्शन ही क्रिएट करता है पहिए के बीच में, अंदर से कोई डिस्क होती है वो चिपक जाती है और पहिए जो रुक जाते हैं, यही तो ब्रेक है। तो फ्रिक्शन, अगर ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए तो इसकी फाइनल स्पीड प्रियांशु कितनी हो जाएगी? 0 किलोमीटर पर आवर। तो आपको अंश ये बताना है कि ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया होगा जिससे 1000 किलो की ये मोटर कार रुक गई, और कितनी देर में रुक गई ये भी बताओ। हाउ मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू मेक दिस कार टू स्टॉप? वो टाइम अभी देख लो कितना दिया, 4 सेकंड में रुक गई और 1000 किलो की है। तो वो पूछ रहा है कि 1000 kg की कार 4 सेकंड में रोकना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ी ही दूर पर एक बच्चा खड़ा है, अगर नहीं ब्रेक लगाया तो बच्चे की जान जा सकती है, तो हमें 4 सेकंड में रोकना है। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड, जबकि यू कितना है रोहित? 108 किलोमीटर पर आवर। इसको किसमें बदलना है? मीटर पर सेकंड। पहले किलोमीटर को बदलो, 1000 मीटर, और 1 आवर को बदलो 3600। 2 0 से 2 0 कटे, ये बना 5 और ये कितना बना 18, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 18 से इसको करो, दोनों को 6 से करो, 6 1 6, और बोलो 6 8 जा कितना होता है 48, और 6 3 से भी इसको कट कर दो, 3 6 जा 18, 6 5 जा 30 मीटर पर सेकंड। यू इतना आ गया, अभी कितना है 0 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर हो चाहे मीटर पर सेकंड, 0 है तो 0 ही है। टाइम देखो 4 सेकंड, और फोर्स पता करना है। सोनाक्षी फार्मूला लगाओ, F इज इक्वल टू पूरा बोला करो। जब सोनाक्षी ये फार्मूला बोलती हैं उसके सामने सेकंड लॉ ऑफ मोशन अवश्य लिखती, नहीं तो इनके 1 नंबर कटते हैं। ये जहां जहां भी किया है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे सोनाक्षी की तरह तो आपके भी नंबर कटेंगे। बोलो बात समझ आई? जब भी F इज इक्वल टू ma लिखो तो क्या लिखना चाहिए आपको? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वहां भी लिखना चाहिए, यहाँ हर जगह। और यहाँ भी लिखना चाहिए। चलो आगे बोलो सोनाक्षी, अगला स्टेप। v माइनस यू बाई टी, वैल्यू प्लेस करिए। बहुत अच्छा, 1000। आगे बोलो। अच्छा बता दिया तुमने, और बोलो। -30 डिवाइडेड बाई, अब 4 से इसको कट करो तो कितना आ जाएगा 250 से, कौस्तव 250 से मल्टीप्लाई करो 30, ये अच्छा बता रही है। दैट इज -75, और कितने जीरो लगवा रही है कितना, और ये इसे न्यूटन बोलती हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, सही है। तो इसका मतलब है जो डिस्क हो रही है वो टायर पे कितना प्रेशर लगा रही है, ब्रेक लगा रही है, ब्रेक उसी से तो चिपक जाएगा, रुक जाएगी गाड़ी। तो दैट इज ब्रेक्स आर अप्लाइंग ए फ्रिक्शनल फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स। कितने का रिटार्डिंग फोर्स? ऑफ 7। माइनस तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि 0 से सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बोलो? दैट इज कितना फ्रिक्शन फोर्स है, जब पढ़ो बुक में फ्रिक्शन फोर्स पूछा है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक। सो ब्रेक्स आर exerting a frictional force
और फ्रिक्शन लिख दिया ऑफ 7.5। फ्रिक्शन में ही निगेटिव वर्ड शामिल है, दिस मच न्यूटन। अब देखिए एग्जाम्पल 8.4 क्या कहा गया है, 5 न्यूटन का है और m1 मास है और एक्सीलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड। m1 मास को जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जाता है तो ये कितना एक्सीलरेट कर देता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, और अगर मान लीजिए यही 5 न्यूटन का फोर्स एक m2 मास पे लगाया जाए तो क्या करता है, m2 मास छोटा है, छोटे मास पे लगाया गया तो उसे बहुत तेज ये भगा देता है। कितना भगा दे रहा है उसको, बहुत तेजी से, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये A2 है, ठीक है। तो यहाँ से आप m1 मास निकालो ये है कितना, और यहाँ से क्या निकालो, और फिर इन दोनों को बांध दो, m1 मास और m2 को, और बांधने के बाद अब यही फोर्स लगाओ तो बोलो अब कितना एक्सीलरेशन होगा। तो पहले m1 m2 निकालें, जरा f1 के केस में निकालो। बोलो f1 का फार्मूला क्या होता है, m1 वैल्यू प्लेस करो स्वास्तिका, हाँ बोलो। तो m1 कितना आ जाएगा 0.5 kg, यानी 500 ग्राम का पहला ब्लॉक है 500 ग्राम्स। अच्छा, इसको निकालो, दैट इज F2 इज M2 A2, दिग्विजय वैल्यू प्लेस करो। इंटू 20 हो गया तो M2 कितना आया, दैट इज 1/4। 1/4 से कितना आ जाएगा, कितने kg, M2 आ गया। M1 कितना आया 0.5 kg। अगर दोनों को बांध दोगे तो बोलो M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 0.5 kg और प्लस कितना हो जाएगा, जोड़ के बताओ दिग्विजय, 0.75 kg। और इस पर फोर्स 5 का ही लगा है, और एक्सीलरेशन पूछा गया ना, तो फोर्स आपने कितने का लगाया 5 न्यूटन। तो एक साथ बांध दिया जाए तो एक्सीलरेशन क्या होगा, तो फोर्स का क्या फार्मूला होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन तुमने तो यहाँ 2 मास को बांध दिया है, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ देखो टाई कर दिया, इन दोनों को आपस में किससे कर लिया, बांध दिया। तो बांध देने से क्या होगा, m1 प्लस m2 हो गया कि नहीं। तो अब इसमें आशना वैल्यू प्लेस करो, रिद्धि बताओ, आप बताओ। 5 इज इक्वल टू, यहाँ हो गया ऐसा, बस वैल्यू प्लेस कर दो, और इनटू ए, तो ए कितना आ जाएगा 0.75। तो उससे बताओ 2 0 ऊपर ले लो तो ए की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 25 से कट करो, 25 2 जा 50 और 25 3 जा 75। तो बोलो 20/3 कितना होता है 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद बेटा करो, दैट इज कितना एक्सीलरेशन आता है, समझ में आ गया। नाउ द कंबाइंड ब्लॉक will get accelerated by 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर by the applied force। जो इनका कंबाइंड ब्लॉक है वो किस एक्सीलरेशन से मूव करेगा, कंबाइंड ब्लॉक will move
with 6.67 meter per second square by applied force। तो करना है that is prove first law by second law of motion। चलो ये देखो और क्या पता करना है। देखो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पता करोगे, इन विच केस मोर फोर्स इज अप्लाइड, और दूसरे में क्या करोगे कि ये रुक गई है। इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई किया गया है, तो आपको ये बताना है कि फाइंड द फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड बाई अप्लाइड ब्रेक्स। ब्रेक ने कितना फोर्स लगाया, ब्रेक्स ने एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया था कि नहीं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई अप्लाइड ब्रेक्स। यही दो सवाल करके दिखाऊं। चलो ये दो करने हैं बस, बुक बंद कर लेना। ये लो, इसको करने के बाद ये फिर कर देना।